स्टार्ट करते हुए आज की क्लास को, और लास्ट क्लास को मैं थोड़ा सा पहले रिवाइज करा दूं, ठीक है। अब समझ स्टूडेंट्स, अभी जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या नाम है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन मतलब ये एक्ट इंडिया के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब तुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं दो पार्टीज के बीच में, एक बंदा ऑफर देता है, एक बंदा एक्सेप्टेंस देता है, और जब ऑफर एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देख ले इतना समझ, ठीक है संदीप भाई, हमें तो वैसे टेक्निकल पता है क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है ना, तो इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स होते होंगे कि भाई कब कोई कॉन्ट्रैक्ट, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा बात है, मान ले मैंने तेरे से कॉन्ट्रैक्ट बनाया और तू जो है एक 14 साल का बच्चा है और मैंने तेरे से एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो तुझे क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट सही होगा? तू अभी क्या है? माइनर है, तू है माइनर। तो ये एक्ट हमें ये बताता है कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट अच्छा बनेगा, कब एक कॉन्ट्रैक्ट खराब बनेगा, किन किन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, किन किन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। मतलब कॉन्ट्रैक्ट से जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंडिया में वो सब किस एक्ट में लिखी है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये आया था 1872। तो नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये एक्ट डील करता है इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स में, एंड दिस एक्ट वो इन्फोर्सेबल होता है 1872 में, तो डेट लिख देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक बताने के बाद अब हमारा जो यूनिट चल रहा है इस एक्ट के अंदर 7-8 यूनिट है, सबसे बड़ा एक्ट है, 30 नंबर का था 100 में से। इस एक्ट के अंदर जो यूनिट चल रहा है फ्री कंसेंट। पहले ये समझ फ्री कंसेंट क्या होता है। देख दो वर्ड है, एक है फ्री और एक है कंसेंट। पहले कंसेंट का मतलब क्या है? कंसेंट मतलब होता है when or more person agrees upon the same thing in same sense। जब दो व्यक्ति अग्री करते हैं सेम थिंग पे सेम सेंस में, उसे बोलते हैं कंसेंट। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास दो गाड़ियां, एक होंडा सिटी ब्लैक और एक होंडा सिटी व्हाइट। तू मेरे पास आया, तूने कहा सर, तूने मुझे ऑफर दिया, तूने कहा सर मुझे ना आपकी होंडा सिटी परचेज करनी है 5 लाख रुपीज में। अब तू मुझे ऑफर दे रहा है होंडा सिटी ब्लैक का, लेकिन तूने कुछ मेंशन नहीं करा, तो मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, मैंने कहा हाँ ले जा, और मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ होंडा सिटी व्हाइट की। तो क्या हम सेम थिंग और सेम सेंस में एग्री कर रहे हैं? यानी कि यहाँ पे हमारी कंसेंट नहीं है। कंसेंट मतलब होता है जब दो लोग सेम थिंग पे सेम सेंस में एग्री करें। जैसे तूने बोला सर आपको अपना घर बेचना है, तूने बताया ये वाला घर 50 लाख में, मैंने कहा हाँ ये वाला घर 50 लाख में बेचूंगा। अब दोनों लोग सेम चीज सेम सेंस में एग्री कर रहे हैं ना, मतलब क्या है यहाँ पे? कंसेंट। when two or more agree upon the same thing in same sense, same thing in same sense। अब कॉन्ट्रैक्ट को अगर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो कंसेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्री कंसेंट। क्या चाहिए? सर अब फ्री का मतलब क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे पास आया, मैंने कहा यार सूर्याश मेरे को ना अपना घर बेच दो। तूने कहा ठीक है सर। तूने बोला सर 1 करोड़ का है, मैंने कहा 1 करोड़ का है ना, मैंने कहा 10 लाख में बेच दे। तूने कहा सर पागल हो गए, मैं नहीं बेचूंगा, 10 लाख का थोड़ी बेचूंगा। क्या मैंने पीछे से निकाला कट्टा और मैंने भाई लोड करके तेरे सर पे रख दिया। मैंने कहा हाँ बोल। कह सर ले जाओ। तूने क्या बोला? 10 रुपए में ले जाओ, 10 रुपए। अब तू थोड़ी सी बोलेगा बेटा, अभी बात बता। हम दोनों ने सेम थिंग सेम सेंस में अग्री करा। मैंने बोला बेटा घर खरीदना 10 लाख में, तूने कट्टे के प्रेशर में बोल दिया हाँ 10 लाख में बेचूंगा, तो कंसेंट तो है। लेकिन जो तेरी कंसेंट है क्या वो विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, या मैंने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दिया दिया ना, या मैंने तुझे बोला तेरा छोटा भाई है ना मैं घर से उठवा लूंगा, ये क्या है? ये भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। समझ रही मेरी बात? तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो आपको कंसेंट चाहिए, और कंसेंट कैसी चाहिए? फ्री चाहिए। कंसेंट भी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। तो फ्री तो होती है कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज on their own account without influence of any external factor। बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के जब आप कंसेंट लेते हो उस कंसेंट को बोलते हैं फ्री कंसेंट। क्या बोलते हैं? फ्री कंसेंट। ये बात समझ आई? तो कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीएस्ट वैलिड बनाना है तो क्या चाहिए? फ्री कंसेंट। कंसेंट क्या होता है? when two person agrees upon same thing in same sense। और फ्री कब होगा? विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल। अब ये जो चीजें ना ये मैंने अपनी तरफ से बनाई। अब जो डेफिनेशन पे तुझे लिखा है ना कि फ्री कंसेंट क्या होता है, तो तुझे लॉ की डेफिनेशन लिखनी पड़ी। चल इसका सबसे पहले जब भी आप पेपर पे लिखोगे ना, आप लीगल डेफिनेशन लिखोगे ये वाली। उसके बाद क्योंकि कंटेंट तो हमें और चाहिए, उसके बाद आप ये सारी चीजें लिखते हैं। पहला जो स्टार्ट है आंसर वो तो लॉ का प्रोविजन होगा जो लॉ ने बताया। ये तो मैंने अपने टर्म्स बता दिया। और याद रखियो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन ऑर्डर टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफ एग्रीमेंट को वैलिड बनाना है। क्या मतलब है?
वैलिड, तो बेटा कंसेंट चाहिए फ्री, ये तो मैंने तुझे बता। अब देख, अब लॉ ने कैसे डिफाइन, अब लॉ की डेफिनेशन इतने सिंपल है, अब देख टेक्निकली देख, तुझे कुछ समझ नहीं आएगा डेफिनेशन। पहली बात, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 फ्री कंसेंट का याद रखना है, मैं सारे सेक्शन नहीं लिखवाता, मैं सिर्फ वो सेक्शन लिखवाता तो आपको याद रखना जो पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन गलती से भी गलत मत देख, अगर नहीं याद ना छोड़ दियो, सेक्शन याद करना कंपलसरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती से तूने गलत सेक्शन लिख दिया, फ्री कंसेंट कहां डिफाइन है 14 में, तो लिख दिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 फ्री कंसेंट और फिर डेफिनेशन से कट जाएगा मार्क्स, आंसर कट जाएगा पूरा, आंसर जीरो। सेक्शन कभी गलती से गलत कोट मत करना, या तो मत करो और 100% एश्योरेंस है तो सही करो, ठीक है। तो सेक्शन 14 ने बताया, सेक्शन 14 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू कंसेंट ऑफ द पार्टीज सेट टू बी फ्री, कह रहे कंसेंट को हम फ्री मानेंगे व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, सुरेश लैंग्वेज देखिए, कंसेंट को हम फ्री मानेंगे व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, जब वो इन पांचों तरीके से नहीं ली होगी, मतलब इन पांचों तरीकों में कंसेंट को फ्री नहीं माना, अगर ये पांच तरीके तू लगा दी कंसेंट लेने के, तो बेटा उसमें कंसेंट फ्री नहीं है, और कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। कह रहे कंसेंट फ्री मानेंगे व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, इनका यूज नहीं करना, सर किसका यूज नहीं करना, पहला वर्ड क्या है कोर्जन, पहला वर्ड क्या है, अभी हमें पढ़ना है टेक्निकल है, अब कोर्जन मतलब क्या होता है देखो। सेकंड होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये भी एक गलत तरीका है, इससे आप कंसेंट नहीं ले सकते। थर्ड इज तुझे पता है तो फ्रॉड से लिया तो कंसेंट फ्री नहीं है। फोर्थ इज मिसरिप्रेजेंटेशन और फिफ्थ इज मिस्टेक, इनके ये 40 यहां पता है 15 16 17 18 फिर 19 एक और अलग से 20 ऑनवर्ड्स बात, ठीक है क्लियर है, थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। बस तू दिमाग में रख, कंसेंट फ्री होगी तभी एग्रीमेंट क्या बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट फ्री होगी तभी एग्रीमेंट क्या बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब कंसेंट फ्री कब होती है, तो डेफिनेशन के आपने सेक्शन 14 ने बोला कंसेंट फ्री होती है व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन पांचों केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं बनेगा। अगर इन पांचों का आपने यूज नहीं करा तो कंसेंट फ्री है और फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वैलिड। बात समझ आई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, सुरेश यार मुझे बता इन पांचों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, अगर इन पांचों केसेस में नहीं रहता वैलिड नहीं बनता तो सर क्या बनेगा, नहीं उसका नाम होता है वॉइडेबल। अब वो ना इनिशियली मैंने बहुत अच्छे से याद है, इनिशियली मैंने पूरा डिफाइन कर रखा था, चैप्टर नंबर 1 में था वो बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी क्या है वॉइडेबल नाम है, वॉइडेबल। अगर जैसे अभी कोई पूछे ना सर वॉइडेबल कब है, तो बोलो सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब कंसेंट फ्री नहीं होती, और वो पांच केसेस है, मतलब इन पांचों केसेस में ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है। हाँ मिस्टेक सर जब मिस्टेक जब हम पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा, कभी कभी वैलिड भी बन जाता है मिस्टेक, लेकिन वॉइडेबल, बाकी इनमें तो हमेशा वॉइडेबल ही बनेगा, तो ये याद रखना। In all of the above, the consent comes, the contract becomes void other than mistake. Mistake में कभी कभी कुछ हो जाए, ये वाले नोट छोड़ दे। अब बेटा सबसे पहले अब हमें पांचों को पढ़ना है, तो सबसे पहले कौन आया, कोर्जन, सबसे पहले कौन आया, कोर्जन। अभी तक की कहानी संदीप सुरेश क्या है, कंसेंट के फ्री, कंसेंट क्या होती है, जब पर्सन सेम थिंग सेम सेंस में एग्री करके, फ्री कब मानेंगे, जब इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल। अब ये सेक्शन 14 में लिखा हुआ है, सेक्शन 14 में लिखा है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो कंसेंट को फ्री होना पड़ेगा, और कंसेंट फ्री होती है व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय पांच चीजें, इन पांचों केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसा बनता है, वॉइडेबल, कैसा बनता है वॉइडेबल, समझ रहे, ठीक है। अब एक एक करके हमें सब पढ़ना पड़ेगा, तो बेटा सबसे पहले सेक्शन 15, 14 ने तो प्री कंसेंट बताया, अब 15 कौन है, कोवर्जन। अब समझ कोवर्जन, बेटा मैंने तेरे को कनपट्टी पे गन रखी थी, मैंने तुझे मारने की धमकी दी थी, तेरी फैमिली को हाथ पहुंचाने की धमकी दी, मैंने तुझे तेरी प्रॉपर्टी को तबाह करने की धमकी दी, मैंने ऐसे बोला कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तू मेरा ये काम नहीं कर, मैं अपने आप को मार लूं, जहां पर भी फिजिकल फोर्स और थ्रेट आता है, वर्ड क्या है, फिजिकल फोर्स और थ्रेट, फिजिकल फोर्स और थ्रेट, वहां पे कोवर्जन। बेटा जब आप किसी को मारने की धमकी दोगे
तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही जाएगा ना, वो पूछेगा थोड़ी आपसे कुछ। बट ये क्या उसकी कंसेंट फ्री है? नहीं ना, तुमने मारने की धमकी दिया है। समझ लो, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन टेक्निकलिटी एज पर सेक्शन 15, सेक्शन 15 ने डिफाइन करा है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोऑर्डिनेशन चीज है, यही याद करना पड़ेगा। मतलब ऐसे लिखना नहीं तो 10 ये ब्रेक करके ऐसे याद करना पड़ेगा। वो चीज होता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। या तो तू मार दिया या तू मारने का थ्रेट दे रहा है, दोनों। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, और अनलॉफुल डिटेलिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी कस्टडी। या तो तू मार रहा है या मारने की धमकी दे रहा है, या अनलॉफुल डिटेन करना मतलब कब्जा करना। तू किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है या डैमेज करने की धमकी दे रहा है, तो अनलॉफुल डिटेन या थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी विच इज फॉरबिडन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन पीनल कोड ने क्या करा है, मना करा है मत करना, विच इज फॉरबिडन बाय द एपिसी। और यहाँ पे सुन, with intention of causing any person to enter into an agreement। मैं सर पे गंगा जी क्यों रखी थी, ताकि तू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। तू मेरा अपना घर मेरे को 1 करोड़ का अगर 10 लाख में बेच दे, तो तुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए अगर मैं इनमें से कुछ लिखा रहा हूं जो फॉरबिडन है आईपीसी में, तो अब वहां पे आप बोलोगे कि आपकी कंसेंट दिया है बाय कोर्शन। कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोर्शन। और कोर्ट में जैसे आप प्रूव करोगे कि भाई देख तू जाएगा मुझसे फॉर एग्जाम्पल घर बेच दिया 10 लाख में, अब तुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो गलती कर दी, मेरे को नुकसान हो गया, तो तू चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट में अगर तुमने एक बार प्रूव कर दिया कि इसने कोर्जन का यूज करके कंसेंट ली है, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना बेटा, हो जाएगा कैंसिल। और जो घर मैंने तुझसे लिया था, वो घर मुझे तुझे वापस देना पड़ेगा, और तेरे से 10 लाख रुपए मुझे वापस देना। बात समझ आ गई? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था, लेकिन जब इसमें कोर्ट में चला गया तो क्वेश्चन प्रूव हो गया, अब वो वैलिड नहीं है, वो क्या बन गया, वॉइडेबल। क्या बन गया, वॉइडेबल। समझ आया? कोर्जन क्लियर है बेटा? सेक्शन 15 एक बार रिपीट करें, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। और इंटेंशन है सेकंड पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, देख टर्म्स देख, बस यही बारी चीजें हैं। ये जो टर्म्स है ना, अगर तुमने ये हिला दी तो मार्क्स कट के साथ। बाकी ये वाला देख ऊपर वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना भी पोर्शन नहीं देख। लेकिन ये जो तुम्हें ये वाली भारी वाली जो सेट लाइन है ना वर्ड्स, इनको नहीं छेड़ना। ठीक है, अब एक काम कर, तू ना फ्री कंसेंट के लिए एक पेज छोड़ दे यार, एक पेज तो छोड़ दियो। ये मैं तेरे को फोटो भेज दूंगा। और तू अभी ना संदीप भाई बस 1 मिनट रुकना, तू कोर्जन का ये वाला पार्ट लो, क्योंकि अगर हमें कोर्जन ही करना है तो स्टार्टिंग से हेडिंग डाल फटाफट, थोड़ा जल्दी नोट कर। सिक्स वाले का एग्जाम्पल हाँ मैं आज भी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हेडिंग जब भी पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन, इसके नीचे आप पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बेटा। पॉइंट नंबर 2, कह रहा है कोवर्जन में भी
coercion may be against a party to the contract or a stranger. सर मतलब बेटा कोर्जन जो है ना वो पार्टी पे भी हो सकता है और किसी थर्ड पार्टी पे भी। मतलब जैसे मैंने सुयश को बोला कि गन रखी सुयश पे और सुयश को बोला सुयश अपनी प्रॉपर्टी दे दे 10 लाख। ये मैंने पार्टी पे कर दिया, सामने वाली पार्टी जिससे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। या मैंने किसी थर्ड पर्सन पे रख दिया, इसके रिलेटिव, इसका छोटा भाई, और मैंने बोला सुरेश अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो इसको गोली मार दूंगा। अब ये क्या है, ये एक स्ट्रेंजर पे हो रहा है। तो कोवर्जन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी पे भी आप कर सकते हो, तुझे मारने की धमकी दे दो, या तेरे आसपास कोई है उसे मारने की धमकी दो। तू जो अग्री करेगा, घर तो कोवर्जन पे रहा है ना, तुझे डर है या तो मैं मरूंगा या वो। तो कोवर्जन पार्टी पे भी हो सकता है और किस हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, coercion involves coercion involves physical force or threat, physical force or threat। कोई दिक्कत? और लास्ट बेटा पॉइंट नंबर 4 आ जाओ, हेडिंग डालना इफेक्ट्स ऑफ कोercion। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कोercion या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोercion एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस बोले क्या, इफेक्ट्स बोले क्या, इम्प्लीकेशन बोले, मतलब अगर एक बार कोercion हो गया तो क्या होगी। तो मैं बताऊं ऑलरेडी, पॉइंट नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करेगा, वॉइडेबल, वॉइडेबल। दूसरा, अगर कोercion एग्रीमेंट में कोई बेनिफिट एक्सचेंज हुआ है तो उस बेनिफिट को रिस्टोर करो, मतलब तेरा घर तुझे वापस मिलेगा, मेरे पैसे मुझे। और वो क्रिमिनल प्रोसीजर जो चलेगा वो तो अलग है, वो हमें नहीं पढ़ना। तो हेडिंग डालना इफेक्ट ऑफ कोercion, इफेक्ट्स ऑफ कोercion। और बेटा ये बताता है सेक्शन 19, ये बताता है कौन सेक्शन। अगर आप ऊपर जाके देखो तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था पूरा 14 15 16 17 18, मैं बता 19 में से है। बेटा 19 सबकी कॉन्सिक्वेंसेस बता, इफेक्ट्स ऑफ कोercion सेक्शन 19। अब देखो इसके अंदर 3 पॉइंट, हेडिंग के अंदर 3 पॉइंट। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable, contracts becomes voidable। Number 2, as to the consequences of voidable contract, comma, party can resign the contract। बेटा यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, अंडरलाइन कर लेना, रीसाइन। क्या वर्ड है? अब सुयश पढ़ के क्या लगता है संदीप, रीसाइन मतलब रीसाइन करना कुछ है ना बेटा। हाँ रीसाइंड, ये वो रीसाइन नहीं है, ये रीसाइन है, रीसाइन नहीं है। CIND, इसका मतलब लॉ में होता है कैंसिल करना। रिवोक वर्ड है, रिवोक सुना था, रिवोक, रिवोक या रीसाइन मतलब कैंसिल। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कैंसिल। अगर तुमने चाहे तो कैंसिल कर सकते, बंद कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा देता। Party can resign the contract, comma, if party has if party has received any benefits from other party
टू दी कॉन्ट्रैक्ट कॉमा रिस्टोर सच बेनिफिट, रिस्टोर सच बेनिफिट। सुयश अंडरलाइन कर ले बेटा पहले वर्ड, सुयश पहला वर्ड वर्डेबल। दूसरा, पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, रिसाइन। और अगर कोई भी बेनिफिट रिसीव हुआ है तो बेनिफिट को क्या कर सकते हो, रिस्टोर। 3 पॉइंट याद रखने बेटा। संदीप पहला कोवर्जन से बना कॉन्ट्रैक्ट इज वर्डेबल, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कोवर्जन तो आप उसे रिसाइन कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। और अगर कोई भी बेनिफिट एक्सचेंज है तो बेनिफिट को रिस्टोर कर सकते हो। लास्ट पॉइंट नंबर 3 लिख देना इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज में। A person to whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it। हाँ, यहाँ पे बस थोड़ा बेनिफिट लिखे हुए हैं, यहाँ पे प्रॉपरली उसने किसकी बात कर दी, मनी और कोई भी चीज डिलीवर्ड की। वैसे वो बेनिफिट रिस्टोर वाली बात हो गई, लेकिन 3 पॉइंट लिखे हुए लोग तो आपको बढ़िया, आपके तो 2 पॉइंट रिपीट हो गए एग्जाम में। क्लियर है? आई होप कोरिलेशन में कोई दिक्कत ना हो बेटा। खत्म हो गया पहले बता, इतना समझ आया? पेपर में गारंटी क्वेश्चन है, गारंटी। आज तक ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें 3 का क्वेश्चन था। तो दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो एक बार रिपीट करें वापस से, वापस से रिपीट करें बेटा। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना तो कंसेंट के फ्री होना पड़ेगा। कंसेंट होती है व्हेन टू पर्सन एग्रीज अपॉन दी सेम थिंग इन सेम सेंस। फ्री कब होगी, जब विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब फ्री कंसेंट को सेक्शन 14 में डिफाइन करता है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोercion, undue influence, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इन पांचों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड क्या बनता है, वर्ड। मिस्टेक में कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता। फिर सबसे पहले विल स्टार्ट कोercion। सेक्शन 15 ने बताया कोercion का सर डेफिनेशन है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, unlawful detaining or threatening to detain any property which is forbidden by the IPC। और वहां पे आपका इंटेंशन है सामने वाले पर्सन को एग्रीमेंट में एंटर करा। दूसरी बात, कोercion पार्टी स्ट्रेंजर दोनों के अगेंस्ट हो सकता है। कोercion में फिजिकल फोर्स और थ्रेट इन्वॉल्व होता है। और इफेक्ट्स में 3 बातें याद रखना। पहला, कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल बने, पार्टी उसे रिसाइन कर सकती है, और कोई भी बेनिफिट एक्सचेंज हुआ है तो बेनिफिट क्लियर? ठीक है, चलो अब आओ पॉइंट नंबर 2, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेकंड पॉइंट डालने बेटा, सेकंड हेडिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16। देखा, अब बेटा मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं, पहले मतलब सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है बेटा कई बार ना एग्रीमेंट में एक पार्टी प्रेशर में हो, और वो प्रेशर फिजिकल फोर्स और थ्रेट की जगह मेंटल फोर्स और मेंटल प्रेशर। वर्जन में थोड़ी फिजिकल फोर्स और थ्रेट कई बार कॉन्ट्रैक्ट में बिना मन के एंटर हो जाती है, जस्ट बिकॉज देयर इज मेंटल प्रेशर और मेंटल थ्रेट। अब ये मेंटल थ्रेट कैसे होते हैं, लेट्स अज्यूम बेटा यहां पे एक फादर है और एक सन है। सुयश, एक हमारे पास कौन है बेटा, फादर, और एक हमारे पास कौन है बेटा, सन। और फादर जो है वो सन को बोलते हैं कि बेटा जरा ना इधर आओ,
और कॉन्ट्रैक्ट में मेरे साथ एंटर हो जाओ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाओ, एंटर। अब आप ना ये मत सुनो कि अपना अपना बाप अपने बेटे को कैसे कैसे ऐसे करेगा सर, ऐसे थोड़ी होता है बेटा, दुनिया बड़ी जालिम है, तो हम जालिम वाला बाप लेंगे, और ये गंदा बाप, ठीक है, तो ये पापी इंसान है। अभी अब फादर अपने son को कॉन्ट्रैक्ट में, फादर बोलता है कि भाई देख, मैं जो है ना, ऐसे पार्टी में है कि मैं जो है ना तेरे को 1 लाख रुपीज दूंगा 5 years तक। फादर देगा, कौन देगा, फादर, ऐसा कुछ भी मैं बना रहा हूं अपने मन से। 1 लाख रुपीज दूंगा फॉर 5 years, और 5 years के बाद जैसे तेरी कॉलेज वॉलेज की पढ़ाई खत्म होगी, रिटर्न में कॉलेज वॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई, तेरी जॉब वॉब लगी, उसके बाद तेरे को जो है ना मुझे रिटर्न करने हैं, जॉब से लोन ले, तू कुछ भी ले मुझे नहीं पता, तुझे मुझे रिटर्न करने हैं, रिटर्न करने हैं 1 करोड़ रुपीज। पहले बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फेयर है? 1 लाख 5 साल तक कितने हो गए? 1 लाख 5 साल तक 5 लाख हो गए। मनी की वैल्यू बढ़ेगी तो कैसा सोचा? हाँ, अब वही बोल रहे हैं। जैसे बोले सर अभी दोनों एग्री कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सही, बोलते हैं सर बहुत ज्यादा इसने बना लिया, रिटर्न करेंगे। अगर तुम अग्री कर रहे हैं बहुत अच्छी बात। अब पॉइंट है बेटा, कई बार ना, कई बार आपके रिलेशनशिप सामने वाले व्यक्ति से ऐसे होते हैं कि आपकी मंजूरी के बिना भी आपको अग्री करना पड़ता है। जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट में मान लो सन नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फादर और सन का रिलेशनशिप है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे, कौन है डोमिनेटिंग पोजीशन पे, फादर, और एक पर्सन वीकर पोजीशन पे, और डोमिनेटिंग पोजीशन वाला अपनी पोजीशन का यूज करके अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। क्या ले रहा है? तो कहीं ना कहीं अनफेयर तो है भाई, 5 लाख के बदले 1 करोड़ कोई दुख थोड़ी है, 5 के बदले 10 ले लो, वो समझ आता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब में ठीक है, 5 ईयर में मनी इतना थोड़ी ग्रो हो जाएगा कि 200 टाइम्स ग्रोथ हो जाएगी, 5 के बदले 10 ले लो, ठीक है। जब होता क्या, अंडी क्या होता है, अंडी होता है कि आप और दूसरे पार्टी के बीच में एक रिलेशनशिप है, पहला वर्ड इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप चाहिए तो अंडी नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यही फादर किसी और के सन को बोले कि यार मेरे साथ ऐसे कॉन्टेक्ट कर ले, वो अग्री करेगा? क्यों करेगा, वो नहीं कर रहा, लेकिन अपने सन अपना शुरू से बंद नहीं कर सकता ना, क्योंकि वहां पे क्या है, रिलेशनशिप, क्या है वहां पे, तो पहली चीज वहां पे रिलेशन होनी चाहिए। अब ये जो रिलेशन है, पहला पॉइंट, दोनों पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, रिलेशन। सो यस, इस रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए बेटा, इस रिलेशनशिप में ये ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए बेटा जहां पे एक पर्सन हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा, किस पोजीशन पे, और दूसरा पर्सन हमेशा एक वीकर पोजीशन पे होगा। वन पर्सन इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, अनदर पर्सन इज इन अ वीकर पोजीशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिलेशन होना चाहिए, पोजीशन बता दी, और बेटा ये भी क्लियर लिखा हुआ है कि भैया सुनो, इसके बाद डोमिनेटिंग पोजीशन वाला व्यक्ति अपनी पोजीशन का यूज करेगा, पोजीशन का क्या करेगा, यूज, एंड ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, पूरी डेफिनेशन दे दी मैंने आपको ऐसे ही, एंड ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। अब सुनो, अब यहां पे भले ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सन ने अग्री भी कर दिया, लेकिन अगर सन बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, इसमें तो मेरा लॉस है, तो सन जाएगा कोर्ट में और वो प्रूव करेगा कि भैया यहाँ पे क्या हुआ है, अंडी इन्फ्लुएंस हुआ है, क्या हुआ है, अंडी इन्फ्लुएंस। अगर ऐसे प्रूव कर दिया कि अंडी इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब वो क्या बताया कि रिलेशनशिप, वो डोमिनेटिंग में थे, मैं वीकर में था, और उन्होंने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करा और उससे अनफेयर एडवांटेज लिया, और अगर कोर्ट को सारे फैक्टर्स दिख गए और ये प्रूव हो गया इंडियन इन्फ्लुएंस है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड, वर्डेबल, वर्डेबल। दूसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, रीसाइन, और अगर कोई भी बेनिफिट है तो उसे क्या कर सकते हो, रिस्टोर। हमें ऑलमोस्ट सबकी कॉन्सिक्वेंसेस सेम है, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो बस 3 याद कर लो, सब में चेप देना।
हाँ वो तीनों जो पर्सन में थे वही इसमें भी फ्रॉड के थोड़ा सा अलग है। समझ आई बात? क्या कोई दिक्कत? बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस का मीनिंग समझ आया? डेफिनेशन में तीन बातें याद रखना। सुयश डेफिनेशन में तीन बातें याद रखनी हमेशा। पहला, बेटा ऐसे ही अनड्यू, देख अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हमेशा रिलेशनशिप में होता है। किसमें होता है? क्या कोवर्जन के लिए रिलेशनशिप चाहिए था? हाँ जी 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 दोनों का नहीं, देख पहले तो ऐसी को लाइन कंस्ट्रेंट है। प्लस दूसरी बात, बेटा अगर इसका कंस्ट्रेंट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना। लेकिन वो ना तुझे सारे फैक्टर देगा कि रिलेशनशिप का फादर डॉटर का, मदर सन कोई रिलेशनशिप, फादर एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे, सन एक वीकर पोजीशन पे, और वो ये लिखेगा कि फादर ने अपनी पावर का यूज करते हुए अनफेयर एडवांटेज, ये कीवर्ड लिखा होगा अनफेयर, तभी तो अंडी इन्फ्लुएंस का प्रोविजन है। ऐसे तुझे गैस करना थोड़ी है ना। और थर्ड इंपॉर्टेंट, पोल्यूशन का क्या करना है? यूज। एक चीज जो हमेशा याद रखना है, कोवर्जन जो है ना, कोवर्जन उसमें रिलेशनशिप नहीं होता। मतलब हो ना हो घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने को। जैसे अब गन पे गन रखनी है तो भाई मैं इस पे रखूं या किसी बाहर हो बंदे को रखूं या किसी और को रखूं, कॉन्ट्रैक्ट में तो हर कोई एंट्री होगी, गन ना है। कोवर्जन में रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। अनड्यू है ना, मेंटल प्रेशर तभी बन पाएगा जब क्या हो, रिलेशनशिप, जब कोई रिलेशनशिप हो। उसके बिना तो मेंटल प्रेशर, अब मैं हूं, जैसे एक किसी का एक फादर सन हो गया, इसके अलावा गुरु चेला, उसमें भी इन्फ्लुएंस होता है। गुरु हमेशा किस पोजीशन पे होगा? डोमिनेटिंग। चेला हमेशा किस पोजीशन पे? ठीक है, तो वहां पे भी इंडियन इन्फ्लुएंस होता है ना। आपने देखो कहीं बाबा होते हैं, वो भी क्या है, वो भी इंडियन इन्फ्लुएंस है। तो वहां पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब मैं मान लो मैं हूँ, मैं टीचर हूँ, अब मैं अपने स्टूडेंट को अगर बोलूँ, मैं सूरज को बोलूंगा भाई जरा ये वाला काम कर देना, अब सूरज का मन हो या ना हो, सूरज को काम करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ सूरज यार बाहर से एक बार बुक ले आओ वाली, अब भले ही तेरा मन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा वो रिलेशनशिप ऐसा है टीचर एंड स्टूडेंट का कि तुझे काम करना पड़ेगा। अब ये रोड पे चल रहा है, मैं बोलूँ भाई जरा वाली बुक ले ली, सुनेगा क्या नहीं, कहेगा तू कौन है भाई, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ऐसे है। तो कोर्सन में कोई रिलेशनशिप होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी एक्सरसाइज होगा जब आपस में क्या है, रिलेशनशिप। समझ आएगा? अच्छा नोट करिए फटाफट से। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, फिर अब मैं लिखवाना चाहता हूँ। क्लियर है बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस? अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो भाई पॉइंट नंबर वन लिखना स्टार्ट करेंगे। एज पर सेक्शन 16 of the Indian Contract Act 1872, a contract is said to be induced by undue influence. A contract is said to be induced by undue influence if if
there is a relationship between the parties. If there is a relationship between the parties, comma, where one person one person is in a position is in a position to dominate the will of another, and by using his position comma, obtain unfair advantage over other. बेटा क्या जो ऊपर एग्जांपल में 3 पॉइंट लिखे थे वो तीनों के तीनों यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हो? बस यही कीवर्ड लिखने हैं सुयश, मैं ना इन्हीं की बात कर रहा था बेटा। तू बीच में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मेन चीज क्या है? पहली बात, सेक्शन 16 कौन बताता है बेटा? अंडी इन्फ्लुएंस। अब देख 3 पॉइंट क्या क्या, सबसे पहला इसने बोला भैया देखो, पहली बात, देयर इज अ one person is in a position to dominate the will of other and by using his position। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार। देखो ऐसे तो फिर अगर आप इंडिविजुअल लो तो फादर सन के बीच में सारे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू बन जाएंगे ना ना। वो कह रहा है देखो हमेशा फादर डोमिनेट में सब टीचर पे, लेकिन फादर को उस कॉन्ट्रैक्ट में उस पोजीशन का यूज करना है। अगर यूज करा है और एडवांटेज लिया है तो वो अनड्यूसियल अवॉइडेबल होगा। अगर मान लो फादर सन का एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसमें वो कह रहा है मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा 5 साल तक, और जब आपकी जॉब लग जाएगी तो वो 5 लाख रुपए लौटाने हैं, इसमें कोई गड़बड़ है? सुयश 1 लाख देना 5 साल तक और 5 साल के बाद जॉब के बाद 5 लाख रुपए वापस करने, कोई गड़बड़ है? क्या उन्होंने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करा है? कोई अनफेयर एडवांटेज लिया है? तो क्या ये वॉइड होगा या वैलिड? वैलिड वैलिड होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? यूज करके अनफेयर एडवांटेज में। तो थर्ड पॉइंट, यूजिंग इस पोजीशन ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। आई होप दिस डेफिनेशन इज एब्सोल्युटली क्लियर बेटा। ठीक है, सेक्शन 16 क्लियर है बेटा। अंडी इन्फ्लुएंस बस ऐसे ब्रेक कर बढ़िया डेफिनेशन लिखोगे, नोट बनाओ, याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 2, अंडी में पॉइंट नंबर 2, undue influence involves undue influence involves mental और moral pressure। बेटा याद है वहां पे क्या था सुयश? फिजिकल फोर्स ऑफ थ्रेट। यहाँ पे कैसा प्रेशर है? मेंटल प्रेशर और मोरल प्रेशर। ठीक, पॉइंट नंबर 3 लिखना, एक हेडिंग है, पॉइंट नंबर 3 बनाना, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 16। अभी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये बढ़िया टॉपिक है। हाँ, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 16, ऊपर जो हमने पढ़ा है ना उसको थोड़ा और एनालाइज करेंगे अब उसमें। अब क्या बोलता है एनालिसिस में? संदीप सुरेश आप दोनों को पता है बेटा, अंड्यू में 3 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट? पहला, रिलेशनशिप पॉइंट, वेयर वन पर्सन इज पोजीशन डोमिनेटेड और उसको पोजीशन करना है, यूज और ऑब्टेन करना है अनफेयर एडवांटेज। ये 3 पॉइंट। तो पहले तो हम ये 3 पॉइंट लिख देते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं ना वैसे बनाना प्लीज। पहला पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज प्लस, दूसरा पॉइंट देख लेना कैसे बना रहा हूं, प्लस पोजीशन टू डोमिनेट द विल प्लस, तीसरा पॉइंट यूज पोजीशन एंड ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज।
ये 3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है जो डेफिनेशन में कोर है। कोई नई बात लगी है इसमें? ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ये 3 पॉइंट तो बड़े सिंपल है, बट अब आपको ना ये डोमिनेटिंग पोजीशन को थोड़ा समझना पड़ेगा। कब डोमिनेटिंग पोजीशन आती है? ठीक है, तो लॉ है ना, लॉ फादर में फादर क्या होता है? डोमिनेट। या आपको पता है गुरु चेला में जो चेला है, जो चेला टीचर है, जो टीचर है वो अच्छा, हस्बैंड वाइफ कोई भी नहीं। अबे कहीं भाई मारती है भाई। नहीं सोशली वोशली अब कुछ नहीं होता भाई, चटका देती लड़कियों को, छूटे उठने की एक भी लग जाता है, मैं चेक नहीं बता रहा हूँ। तो आजकल तो लड़के थोड़ा शांत रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं लग रहा ना, बस इसी कंफ्यूजन को दूर करके उन्होंने ना कि डोमिनेटिंग पोजीशन कब होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर। तो आप डोमिनेटिंग पोजीशन को नीचे लेकर आना है यहाँ पे, और हम लिखेंगे ये बस थर्ड सेकंड वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो लिखो अ पर्सन इज deemed to be in position to dominate the will of other। वर्ड क्या है? अ पर्सन इज डीम्ड। हम इन 3 केसेस में डीम्ड मानेंगे कि वहां पे वो पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में है। सर वो कौन से 3 केसेस है? तो बेटा इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर इन 3 केसेस में, 1, 2 एंड 3। पेपर में सुयश कभी भी ना ये चार्ट पैटर्न नहीं बना के आना चाहिए, पेपर ना पॉइंट्स पे लिखना है। तो पहले तुमने ये पॉइंट लिखा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर 3 लिखा, तो यहाँ नंबर ए, नंबर ए है अगर हो रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। अगर क्या हो बेटा? रियल और अपेरेंट अथॉरिटी है अगर आपके पास, तो हम आपको डीम मानेंगे डोमिनेटिंग पोजीशन। और ये कब आता है? तो एग्जांपल लिख लेना। इसके एग्जांपल आपको पता है, फादर एंड सन, मास्टर एंड सर्वेंट। यस मैम, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। ठीक है, सेकंड होता है हम डोमिनेटिंग पोजीशन कब मानेंगे? सेकंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। अब ये क्या है, क्या होता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? ये क्या होता है बेटा? पहले तो इसका मीनिंग लिख लो यार। कई जगह ना, कई जगह फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब जैसे जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर और आपके एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। आप उस पर भरोसा कर रहे हो, उस पर कॉन्फिडेंस, आप उसे अपनी शरीर की जितनी भी बीमारी के भरोसे से सब बताते हो ना। सेम गोज में मान लो आपके पे केस हो गया और आप अपने लॉयर के पास जा रहे हो, तो बेटा पहले पता क्या बोलते हैं लॉयर कि भैया पहले तू ये बता दे तूने क्या करा है क्या नहीं, मुझे सच सच। अब क्या कर रहे हो? आप उस पर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो और उससे बता रहे हो। तो ये क्या फिड्यूशियरी रिलेशन। अब जब एक क्लाइंट अपने सॉलिटर अपने लॉयर को सब कुछ बताएगा फिड्यूशियरी में, तो लॉयर की पोजीशन क्या है? डोमिनेट हो गया ना। और वो कौन हो गया? क्लाइंट वीकर। जब आप पूरा टेस्ट करके डॉक्टर को सब कुछ बता रहे हो तो डॉक्टर की पोजीशन पे आ गया डोमिनेट। अब डॉक्टर कहेगा भाई ना ये वाला ऑपरेशन करना है, इतने पैसे लगेंगे।
आप क्या उससे कोई आर्गुमेंट कर सकते हो वहां पे? नहीं ना। तो यहाँ पे लॉ ने बोला फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को भी हम ड्यू मानेंगे। कई बार होता है ना, डॉक्टर अपने क्लाइंट से, पेशेंट से ज्यादा पैसे ले लेते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था, उन्होंने फायदा उठा लिया कि भाई तुझे तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, इतना इतना करना पड़ेगा, 50 लाख रुपए लगेंगे। तो लॉ हर एंगल को कवर कर रहा है। पहला तो रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, ये तो फादर सन मदर डॉटर इनका आती है। सेकंड क्या है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है? इसमें लिखो रिलेशनशिप ऑफ, ये कब आता है? जब रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट बिटवीन दी पार्टीज। जहां पे आप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रखते हो आपस में। सो इसके एग्जांपल दोनों, बेटा एग्जांपल मैंने आपको दे दिए वैसे। सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, जिसे लॉयर बोलते हैं। सेकंड, क्रेडिटर और डेटर, यहां तो बहुत रिलेशनशिप चाहिए यार। जब आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आपस में रिलेशनशिप है ना, ट्रस्ट है, confidence है। और जिसने पैसे दिए क्रेडिटर, वो हमेशा डोमिनेटिंग होगा। जिसने पैसे लिए वो हमेशा वीकर होगा, दबके रहेगा। चलिए, क्या बोलते हैं? मेंटल डिस्ट्रेस। इसमें लिख लेना, व्हेन mental capacity of the person is temporarily or permanent affected by mental distress, या फिर एज की वजह से, या फिर कोई इलनेस की वजह से। और इसका एग्जाम्पल तुम बता दो बेटा, क्या एग्जाम्पल होगा? इन तीन जगह पे आप डीम मानोगे कि डोमिनेंट, मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल डिस्ट्रेस, एज या इलनेस, किसी भी रीजन से हो सकता है। और इन तीनों जगह पे अगर ये तीनों चीज आपको दिख गई, क्या कहीं पे रियल अपेरेंट अथॉरिटी दिख गई जो एग्जाम्पल, कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दिया, कोई मेंटल डिस्ट्रेस का एग्जाम्पल दिया, इन तीनों केसेस में हम डीम मानेंगे कि एक पर्सन किसमें है, डोमिनेटिंग पोजीशन पे, और दूसरा कौन सा है, वीकर। अब बात यह है कि क्या उसने उस पोजीशन का यूज करके एडवांटेज लिया है? कुछ डॉक्टर अच्छे भी होते ना। अब आपने फेयर 12 लगेंगे, अब वो तो वैलिड है ना, वहां उसने पोजीशन का यूज नहीं करा, जहां पे यूज करके एडवांटेज लिया वो गलत है। नोट कर लीजिए बेटा, क्या कोई दिक्कत? एब्सोल्युटली क्लियर। एक बार रिपीट करें, अंडर सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता है? अंडर इन्फ्लुएंस कब होता है? 3 बातें, जब पार्टनर्स के बीच में क्या हो, रिलेशनशिप, जहां पे वन पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, और उसने पोजीशन का क्या करा है, यूज एंड ऑब्टेन करा है अनफेयर एडवांटेज। इसमें मेंटल प्रेशर और मोरल प्रेशर होता है। डोमिनेटिंग पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए लॉ ने केसेस दिए, 3 केसेस हम डीम मानेंगे डोमिनेटिंग पोजीशन। पहला, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। सेकंड, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। और थर्ड, मेंटल डिस्ट्रेस। इन तीनों जगह पे मानेंगे कि एक बंदा डोमिनेटिंग पे होता ही होगा और एक वीकर पे होगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अगला कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3, फोर्थ लिखना, फोर्थ लिखना। कई बार इस पर क्वेश्चन आता है इंडिविजुअली। बर्डन ऑफ प्रूफ, स्टार बना देना चाहिए कि भाई जब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा। इसमें लिखेंगे द बर्डन ऑफ प्रूविंग द absence of the use of the dominant position
to obtain the unfair advantage will lie on the party dominating position। बेटा याद रखिएगा 1 मार्क में 2 मार्क में कैसे भी पूछ सकता है, टेढ़ा मेढ़ा ट्रू एंड फॉल्स बना के। ठीक है ना, मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब समझ। बेटा यहाँ पे इधर आओ, एग्जांपल याद है ना, फादर रिलेशनशिप, सन फादर रिलेशनशिप है, कौन सा रिलेशनशिप है, रियल अपेरेंट, रियल अपेरेंट में आ रहा है रिलेशनशिप है। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सन को ये रियलाइज होता है यार नहीं यार ये तो गलत है, मेरे साथ तो धोखा हुआ है, एंटी डिफेंस है। सन चला गया कोर्ट के पास और उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे होगा, बता दिया। अब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना कि एंटी इन्फ्लुएंस का यूज हुआ है नहीं हुआ, ये बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा रहेगा डोमिनेटिंग वाले पे। किस पर रहेगा, कोर्ट पकड़ेगा फादर को और बोलेगा बेटा तू बता मुझे कि तूने डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज किया है या नहीं किया। अब फादर हाँ ये प्रूव करेगा, जो सर ने तो बोल दिया, अब ये बर्डन ऑफ डोमिनेटिंग वाले पे। अब फादर आएगा, फादर लिखा रिलेशनशिप था, मैं डोमिनेटिंग पोजीशन पे भी था, लेकिन आप चेक कर लो मैंने तो कोई अनफेयर एडवांटेज ही नहीं लिया। अगर उसने नहीं लिया तो वो प्रूफ करेगा, बच जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। लेकिन अगर वो प्रूफ नहीं करवाया और ये प्रूव हो गया कि उसने अनफेयर एडवांटेज लिया है डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करके, तो फिर 3 बातें। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देंगे, रीसाइन, और बेनिफिट्स को क्या करेंगे, रीस्ट। समझ आया, तो इसके नीचे लास्ट पॉइंट लगा दो, सेक्शन 19 इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दीजिए प्लीज मैंने एक बार। और आप क्या हो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, दोबारा इतना बड़ा बड़ा लिख, यहाँ पे आप लिखना बेटा सेक्शन 19 इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, लास्ट पॉइंट डाला मैंने, इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। और बेटा वैसे ही सेक्शन 19 ए होता है, क्या होता है सेक्शन 19 ए, क्योंकि अब 19 में तो हमने कोर्सन देखे ना, तो याद है तो पता होगा सेक्शन की बात करते हैं, सब सेक्शन जैसे आता है ना, तो ये सेक्शन 19 ए है, तो ये अनड्यू के बताता है। और 3 पॉइंट सेम है, आपको लिखना वैसे ही जैसे पहले था, बट अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया। पॉइंट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। पॉइंट नंबर 2, पार्टी कैन रीसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। रीसाइंड का मतलब क्या होता है, रिसाइंड मतलब कैंसिल करना, ठीक है, कैंसिल करना, ठीक है। और थर्ड क्या है बेटा, रिसीव्ड एनी बेनिफिट, अगर कोई बेनिफिट रिसीव हुआ है तो उस बेनिफिट को क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। यही 3 पॉइंट ऊपर भी लिखे थे बेटा, यहाँ पे भी लिख दिए। यहाँ पे ये लोग हो गए ना, वहां पे end हो गए। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल है, जैसे तुमने बोला नहीं एग्जाम्पल पढ़ना था बुक के, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ। अब एक मनी लेंडर फार्मर है, फार्मर अपनी खेती को बचाने के लिए मनी लेंडर के पास क्या पैसे लेंगे, उसने बोला कि 1 लाख रुपए ले लें। मनी लेंडर क्रेडिटर, ठीक है जी 1 लाख रुपए ले ले, लेकिन बदले में तुझे 5 लाख रुपए देने पड़े। अगर फार्मर बेचारा वीकर पोजीशन पे, उसको तो अपनी क्रॉप बचानी है, पैसे चाहिए, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, होगा ना, क्योंकि क्रेडिटर डेटर का रिलेशन आ गया, डोमिनेटिंग पोजीशन है, और उसने यूज करके अनफेयर एडवांटेज लिया। भाई 1 लाख का प्रॉपर इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा ले लो, 1 लाख के 5 लाख थोड़ी कर दोगे आप। तो ऐसे करके आपको एग्जाम्पल दे रखे, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट का एग्जाम्पल है कि पेशेंट आया और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए अनरीजनेबल कंडीशन दे दी, अनफेयर कंडीशन, कि ज्यादा पैसे लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा, अनडील। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेटा मैंने आपको सेक्शन 15 कोर्जन करवाया, फिर मैंने क्या कराया सेक्शन 16 अनडील। अब बस आज का एक लास्ट टॉपिक और करवा रहा हूँ,
जो कि पेपर में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालना, डिफरेंस बिटवीन कोवर्जन एंड अनड्यू। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर। और अभी तुम कॉलेज वाले जा रहे हो, राइट? एसवाई अभी सीएमटी का रिजल्ट 7 तारीख को है। जुलाई तो फर्स्ट सेकंड वीक में आता है। अच्छा तो सीओ की बात करते हो तो तेरा तो एसवाई करना हो। हाँ तो ये फर्स्ट ईयर में भी यही सेम है, पूरा लॉ सेम है फर्स्ट ईयर। तो अच्छी बात है। तो कैसे कहते हैं? हाँ तो ठीक है, इसमें तो मिल जाएगा। हाँ कोई नहीं, कोई ना कोई क्या, साउथ कैंपस तो आराम से मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, 657। नॉर्थ कैंपस थोड़ा मुश्किल है, बट वो तो मिल जाएगा साउथ। बोल दियो भगत सिंह वगैरह ले लियो बढ़िया। डिफरेंस बिटवीन, लास्ट टॉपिक आज का बेटा, कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। लिखो, आप कैसे लिखना होता है सुरेश, देख ले बेटा। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे बेसिस, पहला कॉलम। फिर आप लिखोगे कोवर्जन, फिर आप लिखोगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है। सबसे पहले बेटा बेसिस में नंबर 1 हमेशा आपने लिखना है डेफिनेशन। सबसे पहले क्या आएगा? डेफिनेशन। तो आप भाई अब मुझे दोबारा लिखवाने की जरूरत है? कोर्जन में क्या आएगी? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी व्हिच इज फॉरबिडन dominate the will of others and by using such position obtain unfair advantage over others। वही सेम डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आपको पेपर में तो ऑब्वियसली डेफिनेशन लिखनी है, तो आप यहाँ पे, तो मैं तो ऐसे लिखता हूँ सेम एज अबव। ठीक है बेटा, ऐसे पेपर में मत लिख के आ जाना सेम एज अबव। पेपर में तो वैसे लिख के आ नहीं जो लिखा आपने, सेम एज अबव, जो कहाँ लिखी थी सेक्शन 16। पहले बताओ सुयश, क्लियर है बेटा? डेफिनेशन तो तू लिख देगा इतना, तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है। सेकंड पॉइंट अब यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ लिखना सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ एक्शन। नेचर ऑफ एक्शन मेंटल होता है फिजिकल? फिजिकल तो लिखो इट इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल फोर्स और थ्रेट। फिजिकल फोर्स और थ्रेट। अंडी इन्फ्लुएंस में लिखना इट इन्वॉल्व्स मॉरल और मेंटल प्रेशर। मॉरल और मेंटल प्रेशर। पॉइंट नंबर 3, क्या कोवर्जन में पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना जरूरी है? कोवर्जन में, जो सुरेश याद है बेटा, कोवर्जन में क्या रिलेशनशिप होना जरूरी था? नहीं, मैंने कहा था कोवर्जन तो पार्टी या स्ट्रेंजर किसी में भी हो सकता है। वहां पे तो रिलेशनशिप मैटर नहीं करता ना। अगर मैं बाहर चलते किसी बंदे पे गन रख दूं और उससे पैसे ले लूं तो वो तो हो जाएगा। लेकिन अनड्यू के केस में तो रिलेशनशिप होना इज कम, हर डेफिनेशन की पहली वो थी, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, है ना? तो रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज में लिखो इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी some sort of relationship।
It is not necessary that there must be some sort of relationship between the parties. Between the parties. मतलब रिलेशनशिप हो चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा, नॉट नेसेसरी। लेकिन यहाँ लिखना बेटा relationship, some sort of relationship between the parties is absolutely necessary. रिलेशनशिप होना ही चाहिए, some sort of relationship must exist. Involvement of क्रिमिनल एक्शन। अब आप बताओ कौन सा क्रिमिनल एक्शन है, कौन सा दोनों में से क्रिमिनल एक्शन है। कोर्शन भाई याद है, कोर्शन में लिखा था कि विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। आईपीसी क्रिमिनल लॉ है और क्रिमिनल लॉ में मना करा है तो उसके लिए तो पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट होगी। रिसाइन करोगे, बेनिफिट एक्सचेंज कर दोगे, जेल में नहीं होगी करनी हो, वहां तो जेल भी है, आईपीसी अपना लगाएगा अलग से, ठीक है ना। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन में था, it involves committing or threatening to commit an act which is forbidden by law, forbidden by IPC। तो लिखो it involves committing or threatening to commit any act forbidden by IPC। Illegal act is committed or threat is given। ऐसा कोई भी committed और threat कोई given नहीं होता है, illegal। बेटा पॉइंट नंबर 5 which is enforceability। पॉइंट नंबर 5 होता है enforceability। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे नहीं मानेंगे, तो इसके केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, और जो जिसको लॉस हुआ है वो पार्टी जाएगी कोर्ट में और कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देगी, वॉइडेबल। लेकिन अंडी में आपको जो अंडी तो ये पढ़ा, अंडी में ना कई बार कोर्ट ना इंटेंशंस को ऑब्जर्व करके कोई और डिसीजन भी दे सकता है। अगर फादर कोई, अब देखो हाइपोथेटिकल है, अगर एनडीओ में फादर सन का कॉन्ट्रैक्ट बना जिसमें अनफेयर एडवांटेज हो गया है, लेकिन अगर फादर की इंटेंशन सही है और वो इंटेंशन कोर्ट को दिखती है तो कोर्ट अपने जजमेंट में कुछ चीजें बदल दे, जरूरी है वॉइडेबल बना। तो ये बात आप याद रखना, इससे थोड़ी सी टेक्निकल। आप लिखो थोड़ा सा, इसमें लिखो कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at the option of the aggrieved party। अग्रीव पार्टी बेटा पार्टी इन लॉस ब्रैकेट में लिख लो, जैसे सन है, सन जाएगा ना कोर्ट के पास, अग्रीव पार्टी सन होता है। और यहां पे लिखना आइदर वॉइडेबल, वॉइडेबल तो होता है, ये तो हमें भी पता है, और द कोर्ट में
set it aside or enforce it in a मॉडिफाइड मैनर। जैसे इसका एग्जांपल मैं दूंगा, आपको समझ आएगा। कह रहा है या तो कोड क्या करता है, या तो वॉइडेबल बोल दे, वॉइडेबल बोल दिया मतलब कैंसिल हो गया, दोनों पार्टी एग्जांपल दिया था, एक था मनी लेंडर और एक था फार्मर, याद है आपको? एक मनी लेंडर है और एक क्या है, अब सुनना ध्यान से बेटा, फार्मर की फसल खराब हो रही थी तो वो मनी लेंडर से क्या लेने गया था, ये गया था लोन लेने। तूने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मनी लेंडर ने बोला कि भाई देख, मैं तो तेरे को जी लोन दे दूंगा, ये ले लोन 1 लाख रुपए का, है ना। लेकिन जब तू रिटर्न करेगा, क्योंकि इसे पता है भाई मैं तो डोमिनेटिंग पोजीशन पे हूं, रिटर्न करना है at 500% रिटर्न, अगले साल 500% है, मतलब रिटर्न कितने करने हैं, ₹5 लाख। पहले बताओ क्या है, इंडियन इन्फ्लुएंस हो रहा है? यस, क्योंकि मनी लेंडर क्रेडिटर डेटर इनका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आता है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डोमिनेटिंग पोजीशन पे, और ये क्या हो गया, वीकर। और आपको क्लियरली केस देख के पता लग रहा है कि डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज हुआ है, अनफेयर एडवांटेज हुआ है। अब जब ये केस फार्मर कोर्ट के पास लेके जाएगा ना, अब मान लो ये फार्मर कोर्ट पे गया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, अबे यार अगर एक बात बताओ, इस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने वॉइडेबल बना दिया तो तो कोर्ट ने कहा काम करो, अगर इसे वॉइडेबल रखेंगे तो फार्मर का लॉस रहेगा ना। कोर्ट कहना सुनो, ये कॉन्ट्रैक्ट को हम बिल्कुल वैलिड बनाएंगे, लेकिन हम इसकी टर्म्स को थोड़ा चेंज करेंगे। सुरेश कैसे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना दिया मैंने, अब कोर्ट कहेगा सुन भाई 1 लाख के बदले रिटर्न मिलेगा तेरे को, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट जो वैलिड है एट द रेट मान ले 18% इंटरेस्ट रेट, तो यानी तुझे मिलेंगे 1,18,000 रुपए। तो कई बार वो इंटेंशन देखते हुए एनफोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें चेंज कर, जैसे यहाँ पे चेंज करा। आई होप दिस इज क्लियर। और बेटा लास्ट पॉइंट नंबर 6, 8 7 8 नंबर का आता है, 6 7 8 लास्ट लिख लेना आप एग्जाम। अब ये आपकी मर्जी है, आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल आपको पसंद आ रहा है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ड्राइंग व्राइंग मत बनाना, लिखना होता है एग्जाम, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप अंडर में क्या लिखोगे, मनी लेंडर ऐसे लिख दिया बस, ठीक है। चलो बेटा ये आपका डिफरेंस होता है, क्लियर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो यहाँ पे सेक्शन 14 कर लिया, सेक्शन 15 कर लिया और सेक्शन 16 कर लिया, है ना। अब अगली क्लास में क्या बचेगा, सेक्शन 17 फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये करके बाद चैप्टर कोई दिक्कत, सुरेश समझ आया। हाँ, एक मैंने चैप्टर बीच में था लेकिन मैंने ट्राई करा कि मुझे पूरा अच्छे से एक बार डेवलप कर दीजिए। तो हमने बेटा फ्री कंसेंट चैप्टर चल रहा है, ये तू एक बार ना फोटो ले लियो बेटा इसकी, बस नोट्स बनाने की। तो क्या फोन दे रहे, यहाँ से ले लेता हूँ, इधर से ले। ठीक है, दिख रहा है, इसके नोट्स बना दिए बेटा। तो ये हो गया फ्री कंसेंट। अब मैंने 2 करवा दिए, अगली क्लास में क्या करेंगे, सेक्शन 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, फिर जैसे पोर्शन इंडियो में डिफरेंस है ना, वैसे फ्रॉड और इसका डिफरेंस, फिर मिस्टेक थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर, फिर अगले ये कॉन्ट्रैक्ट बड़ा टाइम लगेगा काफी ज्यादा, कोई कर लेंगे। फिर बेटा पक्का समझ आया, अच्छे देख पाते हैं। इनको भी है ना, ढाई ढाई 240, अभी 2 बजे।